नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और आज तीसरे चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। 7 बजे तक अलग अलग जगहों पर मतदान हुए। समय को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर समय सीमा को बढ़ाया गया था और उसके बाद फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले और वोट करें, इसके लिए ये टाइमिंग जो है वो बढ़ाई गई थी। लोकसभा 2024 के तीसरे चरण में आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुए हैं। बता दें कि इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था मतदान, शाम 6 बजे तक संपन्न हुआ है और हालांकि कुछ लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो शाम 4 बजे ही खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल की 4 और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पर मतदान जो है वो हम लोगों को देखने को मिला था। तीसरे चरण का रन का खासा दिलचस्प देखने को मिला था क्योंकि इसमें 10 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज की जो शाख है वो दांव पर लगी हुई थी। बता दें कि असम में आज शाम 5 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज सामने आई है उसके अनुसार असम में 74.86% मतदान हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 55.13% वोट हुए हैं। कर्नाटक में 66.05% वोट हुए हैं। गुजरात में 55.22% वोट हुए हैं। गोवा में 72.52% वोट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 66.87% वोट हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में 73.93% वोट हुए हैं। बिहार में एक बार फिर से हम लोगों को जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिल रहा है। शाम 5 बजे तक 56.01% वोट जो है वो यहाँ पर डाले गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 62.28% वोट डाले गए हैं। वहीं बिहार से भी सबसे ज़्यादा कम वोटिंग परसेंटेज जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो महाराष्ट्र का है, जो कि 53.40% यहाँ पर डाले गए हैं। लगातार इसको लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं जो कि बिहार में है और यहाँ पर झंझारपुर से लगातार सुबह से ही वो अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बिहार एक बार फिर से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है वोटिंग के मामले में। 56.01% यहाँ पर देखने को मिल रहा है वोटिंग परसेंट शाम 5 बजे तक। क्या कहिएगा इसको लेकर? तो महाराष्ट्र जो है वो भी यहाँ पर काफी कम नजर आ रहा है। बिहार वोटिंग में कम पिछड़ता हुआ जो नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे वहां पर सबसे कम वोटिंग यहाँ पर शाम 5 बजे तक हुई है, 53.40। वहीं बिहार 56.01% वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी संजय के पास जुड़ते हैं। संजय, क्या कुछ कहिएगा? बिहार एक बार फिर से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 2 चरणों में जो मतदान हुए उसमें भले वोट प्रतिशत कम हुआ, लेकिन तीसरे चरण में मतदान काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। खास तौर पर झंझारपुर में जो है महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और पुरुषों के बराबर जो है महिलाएं ने भी। लेकिन दूसरे चरण और पहले चरण की अपेक्षा जो है वो तीसरे चरण में बढ़े हैं और सबसे अधिक अगर 5 सीटों में से देखा जाए तो वो है अररिया। वहीं आपको बता दें कि खगड़िया में भी सबसे कम वोट प्रतिशत हुए हैं। उसके बाद
झंझारपुर में भी वोट प्रतिशत बढ़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से 48% ही पहले और दूसरे चरण में मतदान हुए थे, लेकिन इस बार जो है करीबन 60% और 58% मतदान हुए। लेकिन मौसम ने जो साथ दिया, मौसम इस वक्त काफी नजर आ रहा है। बिहार के 6 जिलों में बारिश भी हो रही है और 2 दिनों से देखा जाए तो बिहार में मौसम काफी सुहाना नजर आ रहा है और तापमान में भी गिरावट आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मौसम की वजह से लोगों को फायदा हुआ है और मतदाता को खास तौर पर, और जो प्रत्याशी है जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उनको भी राहत मिली है। जिस तरीके से लू बाद जो है गर्मी के प्रकोप से लोग काफी परेशान थे। शाम के वक्त ज्यादातर लोग घरों से निकल रहे थे और सुबह के वक्त, लेकिन आज जो मतदान हुए हैं तीसरे चरण के, उसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। दोपहर के वक्त थोड़ी बहुत जब गर्मियां बढ़ी है तब जाकर लोग अपने घरों से कम निकले हैं, इक्का दुक्का ही लोग निकलकर वोट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत की बात करें पूजा, तो इस बार थोड़ा बढ़ा है और आगे चौथे फेज में अगर मौसम ने साथ दिया तो इसी तरीके से मतदान की संख्या जो प्रतिशत है वो बढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। मौसम ने कहीं जो है प्रत्याशियों के चेहरे पर मायूसी लाई है 2 चरणों में, लेकिन तीसरे चरण में जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं उससे चेहरे पर रौनक आई है। अब भले 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, 4 मई को माफ कीजिएगा 4 जून को जो नतीजे आएंगे, तो उससे पता चल पाएगा कि कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, किनके भविष्य जो है ईवीएम में कैद हुए हैं और किसका पिटारा खुलेगा और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये सब कुछ 4 जून को नतीजे जब आएंगे उसके बाद तय होगा। प्रतिशत आप बात करें तो अन्य राज्यों से भले पीछे बिहार है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। खास तौर पर महिलाएं जब सुबह के वक्त अपने घरों से निकल रही हैं, पहले जलपान नहीं कर रही हैं, जलपान बना नहीं रही हैं, नाश्ता पानी जो भी है खाने पीने की वो नहीं बना पा रही हैं, लेकिन कहीं जरूर हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सीधे हमारे सहयोगी सत्येंद्र का रुख करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर राज्य चुनाव जो है वो मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। हम सीधे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से जुड़ते हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ कहिएगा? उत्तर प्रदेश की भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ पूजा, बिल्कुल सही। जब पहला हुआ तब कोई वोट नहीं हुआ था, दूसरे में ये देखी गई, लेकिन इस बार जो है तीसरे चरण में जो 5 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत हैं वो वाकई में बेहद अच्छे हैं, क्योंकि 55.13% ऑल ओवर जो 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है यूपी में, उनका परसेंटेज है। और सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 10 लोकसभा सीटों में तो संभल है, जहां संभल की एक तस्वीर मतदाताओं पर लाठी चलाने की आई थी, लाठी बरसाने की आई थी। वही दूसरी ओर संभल में बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं दूसरी ओर आपका बदायूं की अगर बात करें तो इन 10 लोकसभा सीटों में जो चुनाव लेकर बदायूं में सबसे कम वोटिंग देखी गई। 5 बजे तक के जो समीकरण है वोटिंग के, 70% जो है यहाँ पर बदायूं में देखी गई। संभल में जरूर बढ़ चढ़कर लोगों ने खूब मतदान किए और तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा और लाठी चार्ज वाले उस वीडियो को लेकर कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, हल्का बल प्रयोग कर उनको यहाँ से भगाया गया है, लाठीचार्ज नहीं हुई। यूपी में आज संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला में वोटिंग का जो समय था वो खत्म हो गया, मतलब मतदान हो गया। फिरोजाबाद में पुलिस ने फर्जी वोटर को 42 फर्जी वोटरों को पकड़ा है। मैनपुरी में भाजपा कार्यकर्ता पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी कार के शीशे टूट गए, हालांकि किसी को चोट नहीं आई है। वहीं सभी की अगर बात करें तो प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान किया और लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए जागरूक किया। यूपी में जिन 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है
इसमें 100 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे, जिनमें से महिला प्रत्याशी भी थी। 7 वोटर किस्मत का फैसला चुन रहे थे, लेकिन मतदान जितने प्रतिशत हुआ है वही मतदाताओं ने उनकी किस्मत का जो बटन दबाकर ईवीएम में कैद कर दिया। अब वो 4 जून को उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर अगर बात करें मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी बघेल भी यहाँ पर अपने को करके उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर मैनपुरी से और अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से जो है इन्होंने इनका भी कहीं ना कहीं इनके पक्ष में जो मतदाताओं ने मतदान किया है वो भी इनका ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो गई है। 4 तारीख को इसका 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है और किसको मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि जब जीत कर आएगा तो ये चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो 2019 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 2 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी, जिसमें मैनपुरी और संभल ये दोनों सीटें थी। तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 10 में 10 सीटें जीतने का कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के तमाम कांग्रेस और सपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया है और कई एक जगह उन्होंने कहा है कि मैनपुरी में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बूथ लूटने की भी कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तमाम आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने अपना कहीं ना कहीं टीका फोड़ने का काम किया है। पूजा जी हाँ सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और हम फिर आपसे ज़रूर आपका रुख करेंगे और हम सबसे पहले सीधे चलते हैं हरियाणा की ओर, जो कि जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को घोषणा की है कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तीनों विधायक उन्हें साफ तौर पर कहा है कि सोमवीर, रणधीर और धर्मपाल ने कहा है कि ये भी कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह घोषणा की है। बता दें कि निर्दलीय विधायक ने कहा है कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, हम कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। हमने ये फैसला जो है वो किसानों से जुड़े मुद्दे सहित विभिन्न मुद्दों पर पूरी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर रखा है। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। विधायक निलोपेडी कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पूछ लो फिर हम बोल दिया सब ना। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक कुंडली हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसे उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल मुंदर, विधायक निलोपेडी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी आज हम
समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्थित है और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिससे पहले की अगर बात करेंगे तो इसमें पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतरिम आदेश देने से पहले अफसर जो है वो अंतरिम आदेश जारी कर सकते हैं। बता दें कि हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं। हम यहाँ पर बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, आज जो अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, अभी फिलहाल समय की कमी की वजह से इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है और कहा जा रहा है कि 9 मई को एक बार फिर से इसको लेकर जो यहाँ पर जो है वो अगली सुनवाई जो है वो फिर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी, 9 मई का समय दिया गया था। उसके बाद फिर आज एक बार फिर से जो है 9 मई का समय दिया गया है, 7 मई है। और क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जो शराब घोटाले का मामला था उसमें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्होंने जो है दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े जो धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ पर 9 मई को आम आदमी पार्टी की याचिका पर फैसला सुनाने के लिए बात हुई थी, लेकिन केजरीवाल को इस तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला और समय कम होने की वजह से इसको जो है डिले कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ को जो है ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू की ओर से एक नोट दिया गया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया और जांच एजेंसी से सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है। न्यायालय ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद के केस फाइलों को पेश करते हुए कहा, न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले के केस की फाइल भी मांगी है। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि कुछ अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हुए थे। आज फिर कम समय होने के बावजूद इनकी अंतरिम जमानत जो थी पूजा डिले हो गई है और अब अगली सुनवाई पर ही इनकी अंतरिम जमानत को लेकर कोई निर्णय निकलेगा। पूजा। सत्येंद्र, जिस तरीके से 9 मई को एक बार फिर से यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है, वहीं दूसरी ओर कई सारी बातें जो है वो भी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया था, लेकिन अब 9 मई को इसको लेकर के सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की और बात करेंगे झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके
सहायक की अगर बात करते हैं तो उसे ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और वहां से कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इन दोनों को जेल भेज दिया गया है और अब ईडी को पूछताछ के लिए 13 मई तक का समय मिल गया है और ये रिमांड अवधि कल यानी कि बुधवार से शुरू होगी। बता दें कि ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की ही रिमांड दी है। हम लोग इस पूरे मामले के लिए हम लोग सीधे जुड़ेंगे हमारी सहयोगी काजल से और उनसे चर्चा करेंगे। काजल, क्या कुछ कहिएगा, यहाँ पर ईडी की ओर से कोर्ट में 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 6 दिनों का रिमांड मिला है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों ईडी की ओर से कई सारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी और आलमगीर आलम के निजी सचिव की अगर बात करते हैं तो संतोष और उनके सहयोगी अगर कह सकते हैं उनके जो नौकर है उनके घर से लगभग यहाँ पर 31 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर बरामद हुए थे और उसके बाद फिर उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। सुबह में लगातार आज भी जो छापेमारी का दौर था काजल वो चलता आ रहा था और राजीव के यहाँ से भी यहाँ पर लगभग 2 करोड़ के आसपास पैसे जो है वो बरामद हुए हैं। ईडी ने वो भी तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी की ओर से लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से हम बता दें कि यहाँ पर अगर कल की बात करते हैं तो कल लगातार आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर के आवास पर छापेमारी का दौर चल रहा था और नौकर के घर से लगभग 31 करोड़ रुपए जो है वो ईडी को बरामद हुए और आज भी कई ठिकानों पर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। छापेमारी का दौर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था और उसी दौरान कंस्ट्रक्शन यहाँ पर उसके आवास से भी यानी राजीव के आवास से भी लगभग 2 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं ईडी को और अब यहाँ पर संजीव लाल और उसके सहयोगी को कोर्ट ने यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिनों की रिमांड मिली है। क्या कुछ कहिएगा काजल? रहा है वो आलमगीर आलम के लिए और यूं कह ले कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनल सचिव संजीव लाल के लिए भी काफी ज्यादा जो कठिन रहा है, क्योंकि कल के दिन ही जो 16 घंटे ईडी की छापेमारी चली और ईडी की छापेमारी के दौरान कई तरह की चीजें सियासी सरगर्मी तेज हुई और ऐसे में लगातार सवालों का सिलसिला जो है गर्म रहा। पूरा मार्केट जो है राजनीतिक मार्केट जो है वो पूरे तरीके से तपता रहा। ऐसे में कल जो है सुबह से ही ईडी के कर्मचारियों ने ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम के जो पर्सनल सचिव है उनके और जो 6 ठिकानों पे कुल मिला के 6 ठिकानों पे छापेमारी चल रही थी, जिसमें कि जो आलमगीर आलम के सचिव है उनके जो नौकर है उनके घर पे जो छापेमारी हुई और उस दौरान पूछताछ के दौरान जो बातें आई और जो छापेमारी के दौरान अगर आज की रिपोर्ट्स देखें टोटल लमसम की बात कर रहे हैं लगभग जो है 34.13 करोड़ रुपए जो है बरामद किए गए हैं। ये अभी की बात है, ये लमसम की बात है, क्योंकि कल तक की सूचना थी कि 30 करोड़ रुपयों की बरामदगी हुई है, लेकिन अभी की जो है 34.13 करोड़ रुपए की जो है बरामदगी हुई है। और ऐसे में जब कल पूछताछ की गई थी उनके नौकर से जहांगीर, जो संजीव लाल के नौकर है जहांगीर, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि ये पैसे जो है वो संजीव लाल के हैं, जो कि आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी है, उनके ये पैसे हैं और ये पैसे यहाँ पे रखे गए थे। इस तरीके के बयान जो है सामने आए। वही 16 घंटों के छापेमारी के बाद जो है ये चीजें जो 16 घंटे के छापेमारी के बाद ईडी के द्वारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 दिनों के रिमांड के लिए 6 दिनों के रिमांड में रखा गया। अब इन 6 दिनों में कितने खुलासे होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पूजा इसमें एक बड़ी चीज ये है कि ये सिलसिला सिर्फ कल से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। याद होगा पूजा कि अभी से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 2022 में पूजा सिंघल के जो हॉस्पिटल में आवास में कई ठिकानों पे पूजा सिंघल के कई ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा और इस ईडी की लहर ने या फिर हम सीबीआई की लहर करें, आईटी की लहर की बात करें, कई कांग्रेस नेता, कई जेएमएम नेताओं को अपने घेरे में लिया इस लहर ने और इस पे कई तरह के सवाल भी उठे हैं कि आखिर कांग्रेस नेता ही क्यों। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल का यही मसला है कि आखिर सिर्फ कांग्रेस के नेता ही क्यों, इस तरीके की चीजें। इसके बारे में एक जानकारी है पूजा की
साल 2023 के फरवरी महीने में ईडी ने राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। और जिसके बाद सोमवार को इसी मामले में ईडी यानी कि कल सोमवार को इसी मामले में ईडी ने छापेमारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है सारी चीजें रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि आलमगीर आलम तक ये ईडी जो है पहुंची और ईडी ने अपने एक बयान में दावा किया था कि वीरेंद्र ने ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने के बदले उनसे कमीशन भी लिया है। और ये वही बात है, 10,000 रुपए का जो सिलसिला जो आग बन करके जो फैलता गया था, 10,000 रुपए का सिलसिला ये जारी रहा था और इसी इसी कारण जो है जगह जगह पर छापेमारी चल रही है। कई लोग इस घेरे में फंस गए हैं और इसी के साथ पूजा जो है 2023 से तो ये सिलसिला जारी रहा ही है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के जो शुरुआत हुई है, पैसे की बरामदगी या फिर किसी कांग्रेस नेता के घर में छापेमारी या फिर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के घर में या फिर आवास में छापेमारी, लेकिन जो आग है वो 2022 से ही लग चुकी थी। और ऐसे में चीजें ये भी सामने आ रही है कि आलमगीर आलम इन सारी चीजों से जो है वो किनारा कर चुके हैं। उनका कहना है कि पहले भी जो संजीव लाल है उनके पर्सनल सचिव, आलमगीर आलम का कहना है कि ये जो संजीव लाल है वो पहले भी पिछली सरकार के पिछली 2 सरकारों में भी वो पर्सनल सचिव रह चुके हैं। तो इससे जो है पाला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं आलमगीर आलम। कल ही उन्होंने ये बयान दिया था और कल ही रात में जो है गिरफ्तारी हुई संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर की, और जिसके बाद उन लोगों को 6 दिनों की रिमांड पर भी ईडी ने रखा है। पूजा जी हाँ काजल, अगर अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो ठेकेदार के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? लगातार ईडी आज भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी और ठेकेदार के घर से भी 1.5 करोड़ रुपए मिले और 3 मशीन जो है वो वहाँ गई थी नोटों को गिनने के लिए। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 60 ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो आज यहाँ पर देखने को मिली है। ठेकेदार, हमें कोयला कारोबारी की हम बात करें या फिर हम किसी ठेकेदार की बात करें, जो लगातार जो है इस लहर में सभी जा रहे हैं। वीरेंद्र राम का जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया था, इंजीनियर वीरेंद्र राम, जिसमें 2023 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, इंजीनियर वीरेंद्र राम, जिसके बाद से कई खुलासे हुए और कई लोगों का नाम सामने आया है। अब उन खुलासों में कितनी सत्यता है ये सारी चीजें तो खैर बात की बात है, लेकिन फिलहाल की ये चीजें कि कई नाम सामने आए जिसमें कि आज भी ईडी का जो है कहर जो है जारी रहा लोगों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर। चूंकि कल मंत्री आलमगीर आलम, चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री आलमगीर आलम जो है उनके पर्सनल सचिव के यहाँ छापेमारी हुई, लेकिन पर्सनल सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी हुई। वीरेंद्र राम ने यहाँ पर आलमगीर आलम को लेकर के कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताने का काम किया था और उसी कड़ी में यहाँ पर आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर के घर पे भी छापेमारी हुई, उनके भी घर पे छापेमारी हुई है और कई सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि यहाँ पर वीरेंद्र राम ने कहा है कि जो ओएसडी संजीव है उसके यहाँ पर वो जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लगभग 50 लाख रुपए लेते थे, एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। ये भी बातें सामने आ रही है। जी पूजा, कई बातों में तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ लहर की तरह उड़ती है और फिर लहर की तरह ही खामोश हो जाती है, शांत हो जाती है। ये अफवाहें, कई तरह की अफवाहें उड़ी, इन सारी बातों में कितनी सत्यता है वो तो खैर जांच का विषय है। जांच के बाद ही इन सारी चीजों में जो है सफाई और सत्यता नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बात यह है कि कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीरेंद्र राम भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं आलमगीर आलम के ऊपर और साथ ही साथ उनके पीए के ऊपर। नौकर की तो खैर यहाँ पे बात ही नहीं है, नौकर के घर पे तो सिर्फ पैसे बरामद हुए और क्या कुछ है वो तो रिमांड के बाद ईडी खुद से हमारे जो दर्शकों के समक्ष रखेगी। लेकिन फिलहाल का ये सवाल है कि आखिर जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो आरोप लगाए गए उन पर ये भी अभी एक जो संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये आरोप भी बाद की बात है। ये आरोप भी अभी कुछ समय पहले ही जब छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ, इससे पहले भी कई बार आलमगीर आलम रडार में रहे हैं पूजा। लेकिन जो इस तरीके से इतनी बड़ी बरामदगी है, ये सारी चीजें जो है ये सिलसिला पहले ना हुआ था, अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। और इसी सिलसिले में जो है आलमगीर आलम कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहे हैं, घूमते पिसते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो नौकर के यहाँ पैसे मिले थे, लेकिन आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि वो पैसे कहीं ना कहीं घूम फिर के जांच के बाद ये तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की माने तो कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जी को लेकर के नौकर ने साफ तौर पर कहा है कि वो ओएसडी का पैसा था और ओएसडी के ऊपर भी
जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम की वजह से हुई है। वीरेंद्र राम ने जब वो ईडी रिमांड में थे तो उस दौरान उन्होंने उनका जिक्र किया है, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। जी पूजा, बेशक मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जो सारी की सारी कार्रवाई है वो वीरेंद्र राम से ही शुरू हुई, इंजीनियर वीरेंद्र राम से ही सारा सिलसिला शुरू हुआ। मैंने पहले पूजा सिंघल का भी जिक्र किया, उसके बाद फिर मैंने वीरेंद्र राम का जिक्र किया। तो वीरेंद्र राम जब से उनका जो सिलसिला है वो सामने आया, उनके ऊपर जब से कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद से जो है लगातार कई ठेकेदार ईडी के जो घेरे में आए और अब मंत्रियों की बारी। और इससे पहले भी मंत्री जो है, इससे पहले भी कई सांसद मंत्री जो हैं ईडी के घेरे में आ चुके, आईटी के घेरे में आ चुके, लेकिन ये जो मसला है वो वीरेंद्र राम से ही शुरू हुआ था। और जो जिस तरीके से नौकर ने अपने आप को दरकिनार कर दिया है इन सारे मसले से, और साथ ही साथ आलमगीर आलम ने भी अपने आप को मंत्री आलमगीर आलम ने भी अपने आप को दरकिनार कर लिया है। अब यहाँ पे बीच में है सचिव संजीव लाल। अब ये सारी चीजें तो जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी कि आखिर वो पैसे किसके हैं, किसके नाम के हैं, और जहांगीर के घर से कैसे बरामद हुए, जहांगीर के पास से कैसे बरामद हुए। रही बात वीरेंद्र राम की, तो ये तो सिलसिला एक लंबे समय से जारी है, जब से 10,000 रुपए की बात थी और 10,000 रुपए से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। और इसी मसले में सारे लोग घिरते जा रहे हैं। ईडी की पूछताछ के दौरान जब वीरेंद्र राम से ईडी पूछताछ कर रही थी, और उस टाइम पूछताछ के दौरान कई नामों का खुलासा किया था वीरेंद्र राम ने, और जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो ईडी है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पूजा, काजल, क्या लग रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव आते आते क्या ईडी की पूरी तरीके से रिमांड में होंगे आलमगीर आलम? क्योंकि ये भी चर्चाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव आते आते ज़रूर इस पूरे सभी मामलों को लेकर के, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, इन सभी को लेकर के आलमगीर आलम भी ईडी की रिमांड में हो सकते हैं। देखिए पूजा, इस बात पे तो फिलहाल हम मुहर नहीं लगा सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, जैसे इससे पहले की अगर हम तस्वीरें, चूंकि यहाँ बात मंत्री की हो रही है तो मंत्री के अनुसार इस बात पे मुहर लगा पाना मुश्किल है या फिर कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मंत्री ने पहले ही अपने आप को किनारा कर लिया है, अपने इन सारे मसलों से अपना किनारा कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इन मट्ठाधीशों के गलियारों में ये पहली बार ऐसी आग नहीं सुलगी है, ऐसी आग एक लंबे समय से सुलगती आ रही है। इससे पहले भी अगर हम कुछ ही समय पहले की बात करें तो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। उससे पहले की अगर हम बात करें तो धीरज साहू के यहाँ, सांसद धीरज साहू, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ छापेमारी हुई थी। और उससे, ये तो मैंने झारखंड राज्य का एक ब्यौरा दिया है, इसके अलावा झारखंड राज्य में भी कई ऐसे लोग हैं जहाँ कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिनके घरों पे छापेमारी हुई, ईडी हो या आईटी हो या हम सीबीआई की बात कर ले, लगातार जो है ये सारी छापेमारी का सिलसिला जारी रहा। लेकिन सभी लोगों ने अपनी अपनी सफाइयां दी। अब यहाँ पे बारी मंत्री आलमगीर आलम की है। मंत्री आलमगीर आलम ने पहले ही अपने आप को किनारा कर लिया है। कल ही छापेमारी हुई और छापेमारी के करीबन 8-7 घंटे हो रहे होंगे, छापेमारी का जो सिलसिला चल रहा था, उसी दौरान जो है आलमगीर आलम ने अपनी सफाई दी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो पैसे, ये जो सचिव उनके हैं संजीव लाल, वो उनके इससे पहले भी 2 सरकारों में रह चुके हैं। तो इस चीज से ये साबित नहीं होता है, अगर उनके नौकर के यहाँ पैसे बरामद हुए हैं तो इस चीज से ये साबित नहीं होता है कि वो पैसे आलमगीर आलम के ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आलमगीर आलम ने अपनी चीजों को जो है वो साइड कर दिया और अपने आप को किनारा कर लिया है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से लगातार जो सत्ता पक्ष, झारखंड सत्ता पक्ष की बातें सामने आ रही है, जैसा उनका कहना है कि जो केंद्र के इशारे पे काम कर रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और लगातार इंडिया गठबंधन के समर्थक भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो चीजें हैं केंद्र के इशारे पे काम हो रही है। तो अगर इस बात पे गौर करें पूजा, तो इस बात पे गौर करने के बाद हम इस बात को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में मुहर लगने की बात, ईडी के घेरे में आने की बात आलमगीर का नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव पे असर पड़ सकता है, इतना जरूर कहा जा सकता है। पूजा, जी हाँ काजल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो 6 दिनों की रिमांड जो है वो फिलहाल यहाँ पर ईडी को मिली है और संजीव लाल और उनके सहयोगी से ईडी 13 मई तक पूछताछ करेगी और कल से ये रिमांड पीरियड जो है वो शुरू होगा, यानी बुधवार से ये पूरा रिमांड पीरियड शुरू होगा। 13 मई तक ये रिमांड पीरियड जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में हमारे साथ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।